बीजेपी में आने के बाद सिंधिया पूरी तरह बीजेपी में रच बस गए हैं और इस बात को पार्टी ने भी स्वीकार कर लिया है। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के दिन भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाठशाला लगाई, जिसमें प्रदेश के 52 जिलों के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेताओं को सिंधिया ने विदेश नीति का पाठ पढ़ाया। दरअसल इन दिनों बीजेपी का ई चिंतन शिविर चल रहा है। अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ये रुकना नहीं चाहिए, तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और आज हमारा जिले स्तर पर जिले के कार्यकर्ताओं के साथ, तो सिंधिया जी भी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। आज 6 सत्रों की श्रृंखला में 5 सत्र पूरे हो गए। आज माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, आपने हमारी विदेश नीति और उसकी उपलब्धियां इस विषय पर मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद सिंधिया पर कई सवाल उठाए गए, लेकिन अब बीजेपी में सिंधिया के बढ़ते कद से कांग्रेस के सुर बदले हैं और अब कांग्रेस पाठशाला पर पॉलिटिक्स कर रही है। भाजपा तो पार्टी की डिफेंस मानी जाती है, अनुशासन की बात करती है, पार्टी दूसरों से अपने आप को अलग बताती है। अब ऐसे पार्टी जिसकी जो अपने आप को दूसरों से अलग बताती है, उसको प्रशिक्षण देने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का चयन निश्चित तौर पे कई सवाल खड़े कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बड़ी हास्यास्पद हो रही है। बीजेपी संघ आधारित पार्टी है और समय समय पर कार्यकर्ताओं की पाठशाला लगाती रहती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस से आने के बाद सिंधिया इस तरह जगह बना लेंगे। शायद यही नया है और अब कांग्रेस के साथ बीजेपी के कई नेता इसके मायने ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है महाराज का मंत्र। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या बीजेपी में लगातार बढ़ रहा केंद्रीय मंत्री सिंधिया का कद? क्या ई चिंतन शिविर के संबोधन से कार्यकर्ताओं के और नजदीक जाएंगे सिंधिया? ज्योतिरादित्य सिंधिया की पाठशाला पर पॉलिटिक्स क्यों? शिविर में सिंधिया का आना कांग्रेस को क्या नहीं आ रहा राज? इन्हीं खास बिंदुओं पर आज आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में आज तमाम सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के जो 54 जिलों के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता है, उनको संबोधित किया। मुद्दा था विदेश नीति, भारत की विदेश नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह दावा है कि सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए हैं जिनसे उनके कार्यकर्ता भी अनभिज्ञ है। तो अब चिंतन शिविर के माध्यम से बीजेपी लोगों को बता रही है, अपने कार्यकर्ताओं को समझाइश दे रही है और बताने का प्रयास कर रही है कि आखिर ऐसे कौन से कदम हैं जो बीते वर्षों में, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, विदेश को लेकर हमारी सरकार ने उठाए हैं और विदेश नीति कितनी बदली है। पर यह बात महत्वपूर्ण यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नागरिक उड्डयन मंत्री है, उन्होंने ये पाठशाला लगाई और जब सिंधिया पाठशाला लगाएंगे तो अंदर और बाहर कई तरह के सवाल भी खड़े होंगे। सवाल इसलिए कि जो कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो कुछ लोगों की चिंता बढ़ा रहा होगा। पार्टी की बात ना करें, कांग्रेस की तो कम से कम चिंता बढ़ी रही, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ 2018 में वो आए थे और फिर उन्होंने जिस तरह से दिखाया, फिर लगा कांग्रेस को कि पार्टी से दूर हो गए हैं तो अब कुछ रहेंगे नहीं। लेकिन जो बीजेपी में आने के बाद मिला, शायद उन्हें उम्मीद नहीं होगी कांग्रेस में कभी मिलता, और इसलिए अब सवाल उठ रहा है, अब इसमें पॉलिटिक्स चल रही है। तो हम समझेंगे आज कि आखिर महाराज के कौन से ऐसे मंत्र हैं जो कार्यकर्ताओं को सुनने को मिले विदेश नीति को लेकर। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। चेतन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। चेतन जी, आपका स्वागत है। साथ ही ब्रजेश पांडे जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ब्रजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आपके पास ही आज मैं आना चाहूंगा प्रकाश सर, और ये जो बदला हुआ एक स्वरूप दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का, मुझे जितना याद है कि जब बीजेपी कोई दूसरी पार्टी से लीडर आए और वो बीजेपी को ज्वाइन करे और ज्वाइन करने के बाद इतना बड़ा एक कद बढ़ता हुआ दिखाई दे, नागरिक उड्डयन मंत्री भी बन गए, हालांकि सवाल उठते रहे, और अब तो टिप्स भी दे रहे हैं, महाराज के मंत्र भी वो दे रहे हैं विदेश नीति को लेकर। तो क्या हाल होंगे पार्टी और पार्टी के बाहर? ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के पढ़े लिखे नेताओं में शुमार हैं
उनकी पढ़ाई सेंट स्टीफेंस में हुई है, दून स्कूल में हुई है, और जिस तरह से उनका लालन पालन हुआ है, केंद्र में पहले वे राज्य मंत्री रहे हैं, जाहिर है उन्हें बड़ा अनुभव है। संसद में भी वे 2001 से रहे हैं, तो लंबा अनुभव उन्हें देश की संसद में है। अभी वे संसदीय समितियों में भी शामिल किए गए हैं और उनके समूह के लोगों को बड़ा पद भी दिया जाने वाला। मुझे लगता है कि अपनी पार्टी के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से उपयुक्त व्यक्ति हैं, क्योंकि पहले यह चर्चा भी थी कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया को विदेश मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है, लेकिन उन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी नहीं दी गई, उड्डयन विभाग की दी गई। तो मुझे लगता है कि उचित व्यक्ति को, एक सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी दी गई है कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए। और मुझे लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद अभी इतना बड़ा हो चुका है कि उनके कद में अब उसकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं में है, कई लोग तो उनकी गणना मध्य प्रदेश के नंबर 1 नेता के रूप में भी करते हैं। तो मुझे लगता है ठीक है, ये अच्छी बात है। और विदेश नीति में क्या बदलाव हो रहे हैं ये सब लोगों को जानना चाहिए, खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं को तो जरूर जानना चाहिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमें भी कई बार लगता है कि भारत की नीतियां कई बार विदेश मामलों में सही नहीं रही। अफगानिस्तान नीति हमारी ठीक नहीं रही, चीन के बारे में हमारी नीति ठीक नहीं रही, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, हमारे सारे पड़ोसी हमसे नाराज हैं। तो क्यों हैं? हमारे मन में भी ये सवाल हैं और उनके कोई जवाब अभी तक हमें नहीं मिले। हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास उन सब सवालों के जवाब हों। और दुनिया में जिस तरह से बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह से सार्क देशों की बुरी स्थिति हो गई, सार्क संगठन की बुरी स्थिति हो गई, वहां चीन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है ये उचित काम है। हमें जानना चाहिए कि अगर सरकार ने अपनी नीति बदली है तो क्यों बदली है। पत्रकारों को भी जानना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी जानना चाहिए और विपक्ष को भी जानना चाहिए कि हमारी सरकार जो बदलाव कर रही है, क्योंकि बदलाव देश करता है, कोई पार्टी या व्यक्ति नहीं करती। देश की नीतियां ऐसे बदलती नहीं है, किसी भी देश की नीति, खासकर विदेश नीति जो एक बार बनती, कोई भी पार्टी आए वो उन नीतियों को लगातार जारी रखती है, ये परंपरा है। तो अच्छी बात है, बताया जाना चाहिए कि अगर सरकार नीति बदल रही है तो क्यों बदल रही है, उसके कारण क्या है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बिल्कुल उपयुक्त व्यक्ति है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन भारत की विदेश नीति को लेकर बात कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और इस समय तो कई तरह की चीजें दिखाई दे रही। चलिए मेरे साथ चेतन जी जुड़े। चेतन जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनना, खैर ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जैसा प्रकाश जी भी कह रहे हैं कि वो है इस योग्य है, एक युवा है और अच्छे स्कूल कॉलेजेस उनकी पढ़ाई रही है। जाहिर सी बात है कि उपयुक्त व्यक्ति बीजेपी ने माना होगा, लेकिन कभी कभी जब अचानक कद बढ़ने लगता है तो फिर दूसरी लकीरें लोग तैयार करने लगते हैं। देखिए मनोज भाई, ये तो हिंदुस्तान का चाल चरित्र चेहरा है कि बढ़ते हुए कोई भी ओहदे पर हो, किसी भी व्यक्ति को सारे लोग खींचने में लग जाते हैं। लेकिन जो लोग क्षमतावान है, जिनमें गुणवत्ता है, जिनमें गुण है, जिनमें आगे बढ़ने की और अकाट्य रूप से संघर्ष करने की क्षमता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। माननीय प्रधानमंत्री जी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बी डी शर्मा जी इसके बहुत बड़े उदाहरण है। इस भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से उनके एंट्री हुई, उस एंट्री को लेकर के किस प्रकार की सारी बातें आई थी, आज माननीय बी डी शर्मा जी ने, चाहे वो संसद का मामला हो, चाहे अपने लोकसभा क्षेत्र का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला, आप देखिएगा नए आयाम ला करके स्थापित किए। तो ये हर आदमी को जब कसौटी पर कसा जाता है तब उसके ताकत का, उसके गुण का एहसास होता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जिस दिन से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब आए हैं, उनका चाहे युवाओं में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे देश की राजनीति में हो, चाहे संगठन में हो, चाहे सरकार में हो, हर स्तर पर उनको कहीं ना कहीं स्पेस दिया, और स्पेस उनके कार्य प्रणाली को, उनकी गुणवत्ता को, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए दिया गया है। वो किसी की कृपा पर नहीं है। उनका पार्टी पूरी तरह से आकलन कर रही है, पूरी तरह से उसका उपयोग कर रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में उनका एक अपना होता है, अपना कद है, अपना कैडर है। तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तेजी के साथ उन्होंने अपना स्पेस जमाया है, मुझे लगता है बहुत कम लोगों को इतना स्पेस इतनी जल्दी मिलता है। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अगर गुण है, अगर आप में क्षमता है, क्षमतावान है, धैर्यवान है, तो निश्चित रूप से आप इस मतलब ये माना जाए कि तक जा सकते हैं। ये माना जाए कि जो गुण है वो बीजेपी ने माप लिए, लेकिन कांग्रेस नहीं माप पाई। देखिए, कांग्रेस तो अपने यहाँ पता नहीं कौन से फ्रेम के पैमाने से देखती है, क्योंकि सबसे पहले उनके यहाँ तो परिवार बचाना है, उस परिवार के लोगों को बचाना है।
और कांग्रेस में रहते हुए अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब हुए या जतिन प्रसाद जी हुए या भी लोग नेता हैं, अभी देखिए ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या हालत बना करके रखी है। हालांकि हमारा विषय नहीं, लेकिन जब हम राजनीति पर बात कर रहे हैं तो आप देखिए पायलट साहब की क्या हालत बना करके रखी है। आज महाराष्ट्र में इनकी सरकार गठबंधन में होने के बाद तो उस गठबंधन की इन्होंने क्या हालत बना करके रखी है, जिसके साथ ये गठबंधन करते उसकी क्या हालत बना करके रखी है। वो अखिलेश यादव जी की साइकिल दोनों तरफ से पंचर हो गई है। तो ये तो कांग्रेस का अपना गुण भी है, ये इनका अवगुण भी है। तो कहते हैं हमें संगठन से लेना देना नहीं, हम तो गुटों में चलते हैं, गुटों की हमारी ताकत है तो हमारी लीडरशिप है, नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का चरित्र हो सकता है और यही कारण है कि अच्छे लोगों को कांग्रेस में स्पेस नहीं मिला, इसीलिए उन्होंने उस डूबते हुए जहाज को छोड़ने में ही समय के साथ में भलाई समझी। आज वही ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब है। मैं तो पहले भी कहता था, जवाबदारी के साथ मैंने कहा, अनेक बार कहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चौथी बार जो सरकार नहीं बनी, उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का था। उसको लोग माने या नहीं माने, नहीं अब तो सभी मान रहे हैं। अब तो सरकार नहीं बनी उसमें भी मान रहे थे, सरकार बनाने भी उन्हीं को मान रहे हैं। अब किसको मानेंगे सिंधिया जी के अलावा? जी ब्रजेश पांडे जी, क्या कांग्रेस नहीं माप पाई? आज भी कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद उनको जो स्थान मिला है, अब बीजेपी में नहीं, कांग्रेस के भीतर भी ये चर्चा चल रही है क्या चूक कर बैठे, क्या गलती कर बैठे। और आप देखिए, आप उनसे पाठ पढ़वा नहीं पाए और भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी उनको दे दी, पाठ पढ़ा रहे हैं वो अपने कार्यकर्ताओं। मनोज साहब, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जब कांग्रेस पार्टी में थे तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनको बहुत सारी जिम्मेदारियों से नवाजा, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे संगठन की बात रही हो, चाहे सत्ता की बात रही हो। अब आप समझिए कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल जी के बगल में वो बैठा करते थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बगल में उनके मित्र होते थे। और मैं समझता हूँ कि अब तो भारतीय जनता पार्टी में जा चुके, तो हम लोग, हमारा विषय नहीं है कि मैं इस पर कुछ ज्यादा टिप्पणी करूँ। लेकिन देखिए, ऐसा है कि हमारे मित्र, काबिल मित्र अपने अंदर की पीड़ा, अपने अंदर की व्यथा, अपने अंदर का दर्द नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। दरअसल जो सीनरी तैयार हो रही है 2022-2023 के लिए तैयार हो रही है, जो पंक्तियां तैयार हो रही हैं वो तीसरी दूसरी पंक्ति से उठ करके पहली पंक्ति पे आके तैयार हो गई है। और इस पंक्ति में जहां पर शिवराज सिंह जी, पीवी शर्मा जी, कैलाश विजयवर्गीय जी, नरोत्तम मिश्र जैसे स्थापित नेता, जिन्होंने जनसंघ के अंदर मैदान लूटा है, जिन्होंने संघर्ष करके अपनी पहचान बनाई है पूरे मध्य प्रदेश के लिए, ये उनके लिए चिंतन मनन का विषय है। निश्चित रूप से सिंधिया जी के अंदर योग्यता है, काबिलियत है, ये जो कह रहे हैं उससे तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कांग्रेस ने भी उन्हें उसी योग्यता, काबिलियत के आधार पर जिम्मेदारियां दी थी, भारतीय जनता पार्टी भी उनके उसका मूल्यांकन करके दे रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के लिए है जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रेस में है और वर्तमान मुख्यमंत्री के लिए है, क्योंकि 22-23 का चुनाव जो होने जा रहा है, यदि ऐसा है, आप कैसा कह रहे हैं कि उस रेस में वो होंगे, हर कोई चाहता है कि उस रेस में दिखाई दे, लेकिन उस रेस में यदि वो दिखाई देंगे तो मुझे लगता है बीजेपी से ज्यादा चिंता तो फिर कांग्रेस के भीतर भी चल रही होगी, क्योंकि कुछ कांग्रेस के लोग तो उनसे जुड़े रहे। हरगिज़ नहीं। देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे कहा कि श्रीमंत सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी की स्टालवर्ट नेता है। निश्चित रूप से वो विदेश नीति के भी अच्छे जानकार है, उनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो दून स्कूल से लेकर के विदेश में अच्छे ओरेटर हैं। वो कांग्रेस में भी अच्छे वक्ता थे और बीजेपी में भी बहुत अच्छे वक्ता हैं। अगर उनके गुणों से भारतीय जनता पार्टी लाभान्वित होती है, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देती है, तो ये कहीं न कहीं इस बात को व्यक्त करता है कि आरएसएस ने पूरी तरीके से सिंधिया जी के हाथ में कमान सौंपने का निर्णय ले लिया है। अब हमारे काबिल मित्र इस बात को भले न माने या न बोल पाए टीवी चैनल में बैठ करके, लेकिन सत्यता यही है, क्योंकि खुद अभी कह रहे हैं अभी चेतन सिंह जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में इतना जल्दी उनका प्रमोशन हुआ, ये इनके लिए भी हैरत अंग्रेज विषय है। चलिए, इनके यहाँ जो संगठन के लोग हैं, इन लोगों ने तय कर लिया है, माइंड मेकअप कर लिया, इनके संगठन के जो प्रदेश के प्रभारी हैं, संगठन के जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय मोदी जी ने, कि 22-23 का इलेक्शन हम बीजेपी से सिंधिया जी के चेहरे के नाम पे लड़ाएंगे। और अब पता नहीं आप डरा रहे हैं कि डर रहे हैं, कांग्रेस डर रहे हैं। प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े। सर, विदेश नीति की बात हो रही थी, ये ठीक कहा आपने, कई ऐसे देश हैं जिनकी नीतियां क्या है, हिंदुस्तान उसको लेकर क्या कर रहा है हमें पता नहीं है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की लाइन भी खड़ी कर रही है इस बात को लेकर भी, जैसे हम और आप नहीं समझ पा रहे, या हम जितना समझ पा रहे हैं बाकी लोग नहीं समझ पा रहे?
अब यदि सिंधिया विदेश नीति पर बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता जाएंगे, समझाएंगे, हम तक भी वो बातें पहुंचेंगी, तो क्या भारत ने ऐसी तैयारियां की इन दिनों में जो जनता तक पहुंचाने चाह रही है बीजेपी? भले सिंधिया ने पाठशाला ली हो, तो बीजेपी क्या इस बात से कहीं उत्साहित है कि कुछ तो उन्होंने ऐसा किया है जो जनता के पास पहुंचेगा? यानी एक कुछ अलग मुद्दे टटोलने का प्रयास है बीजेपी का? मनोज जी, एक बात स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अक्टूबर 2012 में मनमोहन सिंह जी ने राज्य मंत्री बनाया था, स्वतंत्र प्रभार का। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री का मतलब ये कि कैबिनेट मंत्री, उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं था, वो इंडिपेंडेंट मंत्री थे अपने विभाग के। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे जो मंत्री हैं वो देश के मंत्री हैं, वो विभाग के मंत्री नहीं है। अगर आप ये कहें कि ज्योतिरादित्य विभाग उनकी विशेष जिम्मेदारी, जी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर कहीं जाते हैं तो वो इस देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने विभाग का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। जैसे आप अगर कहीं जाएंगे, आप पत्रकार हैं, तो आप पहले भारत को प्रतिनिधित्व करेंगे, वो सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी जी। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि उनकी जिम्मेदारी ठीक है। दूसरी बात ये बताइए कि अगर बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को विदेश नीति के बारे में समझाना है, तो बीजेपी में ऐसे नेता प्रदेश में है नहीं जो सिंधिया की तुलना में बेहतर तरीके से समझा सके। आप देखिए, हमारे वी.डी. शर्मा जी, ये अभी लोकसभा के सदस्य बने हैं, पहले लोकसभा सदस्य भी नहीं थे, पार्टी में काम करते थे। शिवराज सिंह चौहान, इन्हें लोकसभा छोड़े काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से लगभग 2 दशक होने आए हैं, तो लोकसभा छोड़े काफी समय हो गया है। हमारे प्रदेश में बीजेपी के पास ऐसे नेता बहुत कम हैं जो देश की विदेश नीति के बारे में समझा सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के जमाने में उन्होंने जो कुछ सीखा होगा, क्योंकि विदेश नीति ऐसी चीजें तत्काल नहीं बदलती। बाकी चीजें बदल जाए, एक देश एक राशन कार्ड की योजना तत्काल लागू हो सकती है, विदेश नीति ऐसी जो एकदम नहीं बदलती। जी जी। लेकिन अगर सरकार विदेश नीति बदल रही है तो यह बहुत गंभीर बात है, और इसे लोगों तक पहुंचाना, कोई बहुत समझदार व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, राजनीति को ऊपर से देखने और समझने वाला व्यक्ति, जब सिंधिया विपक्ष में थे, वो राहुल गांधी के साथ रहे, तब भी आप ये माने कि विदेश नीति पर उनकी निगाहें रही होगी, विदेश नीति पर उनका अध्ययन रहा होगा, अर्थव्यवस्था पर उनका अध्ययन रहा है, क्योंकि वो उन्होंने जो पढ़ाई की बहुत उच्च स्तर की है, अच्छी पढ़ाई है। और अगर आप शीर्ष नेता हैं, अगर आप दिल्ली से देखते हैं तो आप अलग नजरिए से देखते हैं, भोपाल से देखते हैं तो अलग नजरिया होता है, इंदौर होता है तो अलग नजरिया होता है। तो मुझे लगता है कि वो सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति थे। जब वो कांग्रेस में थे तब भी उपयुक्त थे, बीजेपी में तब भी उपयुक्त हैं। अब ये बात अलग है कि कौन सी पार्टी उनका कैसा उपयोग कर पाती है, जो पार्टी उनका अच्छा उपयोग कर ले। लेकिन एक बात उदाहरण देना चाहता हूं कि इसका मतलब यह नहीं कि बीजेपी में या कांग्रेस में योग्य लोगों की कमी है। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से पूछा था एक पत्रकार ने कि अगर आप प्रधानमंत्री नहीं होते, जब वो प्रधानमंत्री थे, अटल जी से पूछा, तो आपकी राय में कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के लायक होता आपके बाद? तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हमारी संसद में कम से कम 200 ऐसे सदस्य हैं सभी पार्टियों के जो प्रधानमंत्री बनने के काबिल हैं। तो सभी लोग काबिल हैं, जो लोकसभा में गए काबिल लोग हैं, लेकिन सिंधिया का अनुभव ज्यादा है, बीजेपी उनका लाभ ले रही है, अच्छी बात है। जी 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 जी। चेतन जी, ये जो विदेश नीति का पाठ आप पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हालांकि अलग अलग सत्रों में आपके चिंतन शिविर चल रहे हैं, मुझे लगता है कभी विदेश नीति पर बात भी हो रही होगी या अन्य नीतियों पर भी बात हो रही होगी। इसका क्या आशय निकाला जाए? क्या लोगों तक इन बातों को पहुंचाना है कार्यकर्ताओं के माध्यम से, या कार्यकर्ताओं को बताना है कि बीते 7 वर्षों 8 वर्षों में जब से सरकार आपकी बनी है वो किस तरह काम कर पाई? देखिए, हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, और इस प्रशिक्षण वर्ग में हर वक्ता का सब्जेक्ट अलग होता है। सौभाग्यवश उनको विदेश नीति से संबंधित मिला। तो जो वर्तमान परिदृश्य में जो हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे टर्म की सरकार है, जो पार्टी की विचारधारा है, विभिन्न प्रकार के जो अपने आचार विचार व्यवहार हैं, हम बाकी पड़ोसी हो, चाहे विश्व हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, इन सबके साथ हमारी नीति क्या है, हमारी नीयत क्या है, हम इनसे किस प्रकार के संबंध डेवलप कर रहे हैं, पहले की परिस्थितियां क्या थी, अब क्या है, या अब परिवर्तन है, पहले क्या था। तो निश्चित रूप से वर्तमान में इसलिए बताना और जरूरी, क्योंकि जो हमारे देश में एक आंदोलन हुआ करता था और उस आंदोलन का भारत एक अग्रणी नेता था जिसको हमने निर्गुट कहा था, तो उसको आज तो उसकी महत्वता है ही नहीं, वो तो उसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई। तो बदले हुए परिवेश में
हमने हमेशा पंचशील के सिद्धांतों का पालन किया और हम शांति के साथ महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली जो नीति है उसी पे भारत देश चलता है। आज भारत की भूमिका इस विश्व के मंच पर शांति के मार्ग में बहुत अग्रणी भूमिका है। अभी आप देखिए तालिबान को, अफगानिस्तान का मामला हो, तजाकिस्तान का हो या अन्य देशों के मामले, इन सारे ही मामलों को लेकर के भारत की अपनी नीति, एक विदेश नीति है, वो बहुत अलग प्रकार की है। अगर किसी ने आंख दिखाई है तो उसके आंख दिखाने की नीति भी एक डिफेंस करने की, डिफेंस केवल नहीं है। अगर आपने आंख दिखाई तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। और अगर हम शांति की बात करें, अगर हम समझौते की बात करें, तो पूर्वोत्तर में जो हमारे आतंकवादी संगठन थे, जो उग्रवादी संगठन थे, उनसे भी चर्चा चल रही है। कई लोगों ने, आपने देखा होगा कि सरकार में सम्मिलित होने की इच्छा जताई और यही कारण है कि नागालैंड में, मणिपुर में इस तरह के जो एलिमेंट्स काम कर रहे थे, इस सरकार के साथ मुख्य धारा में जुड़ करके काम करें। तो ये सारी चीजें, सारी कवायद हमारे कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए, मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को पता होना चाहिए। अब वो युग नहीं बचा कि केवल भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है केवल उसमें सिमट करके रहें। आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज हमको सबको सारी सूचनाओं से, सारी जानकारी से लैस होना चाहिए। किस स्तर पर, किस फोरम पर कौन सा प्रश्न आता है, उसका जवाब हमारे कांग्रेस कह रही थी कि पार्टी उनको अलग तरह से तैयार कर रही है। देखिए कांग्रेस की तो फिर मनोज जी जब वो आए तो कहले, देखिए साहब वो तो 12वें नंबर पर महाराज का नंबर आया है स्टाफ प्रचारक में, फिर बोले वो प्राइमरी कार्यकर्ता बने हैं। फिर ये केवल उनको कटाच करके ये दर्शाने की कोशिश करते रहे कि आपका जो वजूद कांग्रेस में था वो भाजपा में नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो मेरे मित्र ब्रजेश जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भविष्य अंधकार में। दोस्त जहां किसी का नहीं है। फिर कहूंगा कि एक साइकिल पर संगठन का काम करने वाले, जिसको आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में सारा प्रदेश, सारा देश जानता है, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, और किस तरह से गुजरात में चाय बेचने से अपना प्रारंभिक जीवन काल और पूरा जीवन इस भारत माँ को समर्पित करने वाले आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम में सारे विश्व के मंच पर जाने जाते हैं। ये वो पार्टी है, अगर आप में सच में समर्पण का भाव है, सेवा का भाव है, आपके जज्बे को कोई रोक नहीं सकता। ये पार्टी परिवार से बंध करके नहीं चलती है। हम परिवार के लिए काम नहीं करते, हम विचार के लिए काम करते हैं, भारत की पावन भूमि के लिए काम करते हैं, इस भारत माता के परम सौभाग्य के लिए काम करते हैं। ब्रजेश जी अभी भी समय है, ब्रजेश जी आप लोग भी इसको समझिए, समय इस परिवार के मोह पास से निकलिए। 130 करोड़ लोगों का भविष्य एक परिवार के लिए हम दाव पर नहीं लगा। ब्रजेश जी निकल आइए इस मोह पास से। 130 करोड़ के लिए ब्रजेश जी देखिए ऐसा है, इनकी पार्टी में जितने भी लोग थे, हमारे मध्य प्रदेश से मैं शुरू करता हूँ, चाहे वो प्रेमचंद गुंडू जी रहे हों, चाहे चौधरी राकेश सिंह जी रहे हों, चाहे जगदम्बिका पाल जी हों, इतने सारे नेताओं को मैं जानता हूँ जो बेचारे लूप लाइन में रह के पड़े रहे थे। किसी पर विशेष कृपा चल रही है, आप भी जानते हैं। रहा सवाल जिस तरह से मैंने कहा, नहीं अब इसमें विशेष कृपा देखी जाए या ये माना जाए कि वो उस जो मापदंड था उस पर वो खरे नहीं उतर पाए और सिंधिया ने उस चीज को समझा। आप देखिए आपके यहाँ जब सिंधिया जी थे तो एक अलग नेचर था उनका, अलग तरह का व्यवहार जिसकी चर्चा खूब होती थी। जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए उन्होंने समझ लिया और हमें लगता है बीजेपी ने भी अब समझ लिया कि हाँ ये सिंधिया है, ये बदलने की दम रखते हैं और इन्हें जहां इस्तेमाल किया जाएगा वो बीजेपी पार्टी के काम आएगा। आप नहीं समझ पाए उस बात। मनोज साहब, राजनीति के अंदर मैंने फिर इंजीनियरिंग के बाद, लॉ करने के बाद, जर्नलिज्म के बाद जब मैंने पॉलिटिकल साइंस में एमए और पीएचडी किया तो राजनीति के अंदर एक शब्द होता है अकाउंटेबिलिटी। सिंधिया जी की स्वीकारता ग्वालियर चंबल संभाग में जब वो बीजेपी में आए तब इस तरह से थी कि वहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी रहे हों या नरोत्तम मिश्र जी रहे हों या वहाँ के नेता जो बजरंग दल से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो सारे लोग सिंधिया जी के विरोध में थे। यहाँ तक कि जो यादव जी ने उनको चुनाव हराया था वो थे। सिंधिया जी के अंदर मैंने कहा कि खूबी है, कांग्रेस कल्चर की खूबी है और वो कांग्रेस में रहे, बड़े पदों में रहे कांग्रेस में। सोचिए उत्तर प्रदेश शरीर के बड़े राज्य में जहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा जनरल सेक्रेटरी थी, वहाँ 2 जनरल सेक्रेटरी थे, आधा उत्तर प्रदेश प्रियंका जी के पास, आधा महाराज सिंधिया जी के पास। हम समझते हैं वो खूबियां हैं, लेकिन जो प्रश्न चिन्ह मैं कह रहा हूँ इन नेताओं का, जो पहली पंक्ति के मुखर नेता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, जो वी.डी. शर्मा है, शिवराज सिंह जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय साहब हैं, नरोत्तम मिश्र जी हैं, इन सबकी राजनीति में पड़ेगा। क्योंकि 2022-23 का चुनाव जो होने जा रहा है मध्य प्रदेश में, वहां पर मध्य प्रदेश में बतौर सिंधिया चेहरे होंगे। इस बार ये स्लोगन नहीं चलेगा, माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज।
इस बार स्लोगन बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। सिर्फ वही मैं कहना चाह रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन सिंधिया जी से विदेश नीति पर लेक्चर दिलाया गया। निश्चित रूप से विदेश नीति के बड़े जानकार है, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत अच्छा उनका स्पीच रहती है, मैंने उनकी स्पीच सुनी। अच्छा अध्ययन है उनकी विदेश नीति के बारे में, फाइनेंस के बारे में भी उनका बहुत अच्छा अध्ययन है। हम समझते हैं कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है। अब ये उनका अंदरूनी मामला है, उनको किसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसका निर्णय वो करें। चलिए, मैं चलते चलते एक अंतिम प्रतिक्रिया प्रकाश सर से लेना चाहूंगा। सर, जो एक चिंता सताई जा रही है कांग्रेस को कि सिंधिया का जो कद बढ़ रहा है वो 2023 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, 23-24 की तरफ। अब सवाल यही है कि फिर बहुत तरह की चिंताएं बढ़ रही होंगी। मनोज जी, एक बात तो बीजेपी ने साबित की है, बताना चाहती है बीजेपी की सिंधिया हमारे थिंक टैंक का हिस्सा है, वो हमारे और नेताओं की तरह नहीं। शायद बीजेपी ये बात बताना चाहती है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से उपचुनाव, जो 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, तब से कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी है और वो बीजेपी की शैली में आक्रामक होकर राजनीति कर रही है। तो ये बदलाव मुझे लगता है मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है और अब इसके नतीजे क्या होंगे कह नहीं सकते। जिस तरह से कांग्रेस आशान्वित है, उसके पीछे भी तर्क उनके सही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीति में सिंधिया कहां पहुंचते हैं और बीजेपी कहां पहुंचती है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े। लेकिन महाराज का मंत्र आज महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया बात किए हैं, कार्यकर्ताओं से समझाइश दी है और भारत सरकार की क्या है विदेश नीति उसको समझाने का प्रयास किया। अब क्या कार्यकर्ता या जो बड़े नेता है जिन्होंने आज इस पाठशाला में शामिल हुए होंगे वो आम जनता तक कैसे पहुंचाएंगे, हम इसको देखेंगे। लेकिन सिंधिया के बढ़ते हुए कद से कांग्रेस के भीतर तो चिंता है, पर चर्चा बीजेपी के भीतर भी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24। नमस्कार।